हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीसीसी स्टार में। आज हम आप सबका क्लास 12th का जो सेशन चल रहा था फिजिक्स, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। जो कि इसके पहले वाले लेक्चर में आपका कूलाम का नियम चला और कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। आज का जो सेशन रहेगा इसमें आपका जो चलेगा अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या चलेगा? अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी बहुल आवेशों के कारण बल, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत। तो आइए इसी टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, होता क्या है, इसके पहले आप सब जो कूलाम का नियम पढ़े थे, तो कूलाम का नियम क्या था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत परिणामी बलों के लिए था। कूलाम का नियम क्या था कि कोई दो स्थिर आवेश हो, बिंदु आवेश हो, उनके बीच जो कार्यरत परिणामी बल था, केवल उन्हीं के लिए कूलाम का नियम लागू होगा। अगर बहुत सारे अगर आवेश आ जाएं तो उनके बीच जो कूलाम का बल होता है वो लागू नहीं होता है। तो उसके लिए प्रयोग में लाया गया अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या लाया गया? अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत के अंतर्गत होता क्या है कि सिद्धांत कहता है कि यदि कोई निकाय, क्या कहा कि यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है, तो उनमें से किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल, कोई निकाय है उस पे क्या है, बहुत सारे आवेश हैं। अब उस बहुत सारे आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर अगर हमें परिणामी बल निकालना हुआ, तो जो परिणामी बल होता है अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए परिणामी बलों का जो सदिश योगफल होता है उसके बराबर हो जाता है। यही आपका क्या था? अध्यारोपण का सिद्धांत था। देख लीजिए फिर से कि यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है, देखिए यहाँ है ना, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है, तो उनमें से किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग बलों के योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। ठीक, तो अब देखिए थोड़ा सा फिगर समझाना चाहेंगे। मानकर चल रहे हैं कि माना n आवेशों, हम क्या मानकर चल रहे हैं? माना n आवेशों, यानी कि Q1, ये Q2, Q3, Q4, ये आपका Q5, ये आपका Q6, तथा हम यहां मानकर चल रहे हैं Qn। क्या मानकर चल रहे हैं? Qn। माना कोई निकाय या माना n आवेशों वाला निकाय Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 डॉट डॉट Qn आवेशों से मिलकर बना है, Qn आवेशों से मिलकर बना है, तथा इन आवेशों द्वारा Q1 पर कार्यरत परिणामी बल, Q1 पर कार्यरत परिणामी बल हम मानकर चल रहे हैं आपका यहां से अगर आवेश 2 के कारण लग रहा है तो आपका वेक्टर F21, आवेश 3 के कारण लग रहा है तो वेक्टर F31, आवेश 4 के कारण लग रहा है तो वेक्टर F41 हो जाएगा। अगर आवेश 5 के कारण हम लगा रहे हैं, यानी Q5 के कारण अगर हम लगा रहे हैं तो वेक्टर F51। ऐसे ही करके हम क्या करेंगे? बलों का परिणामी मान निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा आप सब। हम मानेंगे, माना, लिखेंगे हम, माना कोई निकाय या n निकाय, माना n आवेशों का कोई निकाय, n आवेशों का कोई निकाय Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट हम मानकर चल रहे हैं Qn आवेशों से मिलकर बना है, आवेशों से मिलकर बना है। ठीक, लिखेंगे तथा आवेश Q1 पर, किस पर? Q1 पर अन्य आवेशों द्वारा, किसके द्वारा? अन्य आवेशों द्वारा कार्यरत
परिणामी बल, परिणामी बल। ठीक, ध्यान दीजिएगा। वो जो बल होगा हम मानेंगे वेक्टर F बराबर, वेक्टर F बराबर हो जाएगा आपका, अगर आवेश दूसरे यानी Q2 आवेश कारण हम Q1 पर बल लगाएंगे तो वेक्टर F12 कह देंगे। क्या कहेंगे हम? वेक्टर F12। अगर हम तीसरे आवेश कारण पहले आवेश पर बल लगा रहे हैं यानी Q3 के कारण Q1 पर बल लगा रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर F13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेक्टर F13। अगर हम Q4 आवेश कारण Q1 पर बल लगा रहे हैं तब आपका हो जाएगा वेक्टर F14 प्लस डॉट डॉट करके हम कर दे रहे हैं कि nवें आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगाया गया बल, तो आपका हो जाएगा ये वेक्टर F1। ठीक, आगे देखिए, अगर हम ध्यान दें ये आपका वेक्टर F बराबर वेक्टर F बराबर, आप अगर आप ध्यान देंगे जो हम कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप बताए थे उसमें हम वेक्टर F12 को क्या शो कराए थे? हम लिखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आपका दो आवेश है, पहला आवेश Q2 है, दूसरा Q1 है, यहाँ हम Q1 इंटू Q2 कर देंगे अपान बीच की दूरी उसमें तो R स्क्वायर किए थे लेकिन इसमें R स्क्वायर नहीं करेंगे। करेंगे क्या इसमें R स्क्वायर? इसमें हम करेंगे क्या कि Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थित सदिश, ये आपका वेक्टर R12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेक्टर R12 हो जाएगा। अगर हम Q3 के कारण Q1 की स्थित सदिश निकालें तो वेक्टर R13 हो जाएगा, वेक्टर R13। Q4 के कारण Q1 की स्थित सदिश निकालें तो R14 हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में। फिर अगर ऐसे Q5 का निकालेंगे ये आपका R15 वेक्टर फॉर्म में, ये आपका R16 वेक्टर फॉर्म में, और ये डॉट डॉट करके हम लिख देंगे R1 यानी ये भी किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। तो वही दूरी रखेंगे लेकिन यहाँ दूरी जो है उसका परिमाण रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा R1 का स्क्वायर। यहाँ हम वेक्टर नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे केवल हमको परिमाण लिखना है, दिशा को शो कराना नहीं है। तो दिशा को शो कराने के लिए हम आगे क्या लिख देंगे? R12। ये जस्ट आपका जैसे कि कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप था, ठीक उसी के बेस पे ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यानी ये टॉपिक जो है सॉल्व हो जाएगा। अगर हम वेक्टर F12 की बात करें, किसकी बात करें? वेक्टर F12, तो ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आपका आवेश रहेगा Q1 और रहेगा Q3 बटा करके आपका R13 का स्क्वायर क्या रहेगा? R13 का स्क्वायर और इंटू आपका R13 कैप हो जाएगा। चलिए जैसे हम इसको मिला हटा भी सकते हैं तो ये आपका मान लीजिए इसके बीच में बहुत सारे आवेश है, ठीक, ये आपका प्लस करके हम डॉट डॉट करके इसके लिए निकालें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आपका Q1 Qn अपान हो जाएगा R1n का होल स्क्वायर और R1n कैप। ठीक, तो ये आपका बहुत सारे आवेश थे, बहुत सारे आवेश थे और उन सभी आवेशों से मिलकर एक निकाय बना था और सभी आवेशों में से किसी एक प्रश्नली आवेश में सभी आवेशों द्वारा हम क्या निकाल रहे हैं? बल निकाल रहे हैं। और तो वो बल क्या निकाले हैं कि उस प्रश्नली एक आवेश पर जो प्राप्त परिणामी बल होगा अन्य आवेशों द्वारा प्राप्त परिणामी बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है, उसी को हम इस रूप में शो करा दिए। आगे देखिए, ये आपका वेक्टर F क्या है? वेक्टर F। अगर हम ध्यान दें तो सब में Q1 हमको दिख रहा है, ठीक, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है। हम कॉमन कर लेंगे कि आपका Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो गया, तो बचेगा ये आपका क्या बचेगा? 1/R12 का स्क्वायर और R12 कैप प्लस करके ये क्या बचेगा? 1/, यहाँ पे आपका Q2 था ना, यहाँ हम Q2 कर देंगे, ये आपका Q2, यहाँ क्या बचेगा इसके लिए? ये आपका Q3 बचेगा, Q3 ये R13 का स्क्वायर और R13 है, प्लस करके आगे बढ़ाएंगे डॉट डॉट करके, फिर आपका प्लस क्या कर देंगे? प्लस। ये आपका क्या बचा है? Qn बचा है, Qn अपान हो जाएगा R1n का होल स्क्वायर फिर R1n। ठीक, यही है आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुल आवेशों के बीच बल
या बहुल आवेशों के कारण बल, जिसे हम क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत, कि अगर बहुत सारे आवेशों से मिलकर कोई निकाय बना है और किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा अगर हमें बल निकालना है तो किसी एक आवेश पर परिणामी बल जो होता है अन्य आवेशों द्वारा प्राप्त किया गया परिणामी बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। ये पूरा के पूरा आपका क्या था, कॉन्सेप्ट था। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, जिसमें आपका चलेगा वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, वैद्युत बल रेखाओं के बारे में बात करेंगे। फिलहाल ये आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।